फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 15 और इसका हम क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। तो रिवीजन क्योंकि क्विक है तो अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या होता है? द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अ फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, वाटर बॉडीज, सॉइल एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डिकम्पोजर। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? जो भी हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। हमारी सराउंडिंग में क्या है? काफ़ी सारी लिविंग थिंग्स भी है और काफ़ी सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। और इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे ये पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। All the interacting organisms in an area together with the non-living constitute abiotic component of the environment form an ecosystem। ठीक है, क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, साथ में एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है? जस्ट द प्रेजेंस ऑफ थिंग्स। एनवायरनमेंट क्या है? सिर्फ फिजिकल सराउंडिंग के हमारे आजू बाजू ये चीज़ें हैं। हमारे सराउंडिंग में लिविंग बींग्स भी हैं और हमारे सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, पर इनका यूज़ करना, इनसे इंटरैक्ट करना, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं? इकोसिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में दो आते हैं। नेचुरल जो नेचर ने खुद बनाया गया है, पहले से ही प्रेजेंट है, हाँ, इंसानों का कोई हाथ नहीं है उसमें। तो नेचुरल इकोसिस्टम में सबसे पहले क्या था? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल इज रिलेटेड टू लैंड। ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड। तो लैंड में क्या क्या हम लैंड इकोसिस्टम में कौन कौन से आते हैं जो नेचुरल है? फॉरेस्ट आता है, डेजर्ट आता है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक मतलब जो पानी में है। ठीक है, एक्वेटिक मतलब जो पानी में है। इसमें क्या आता है? फ्रेश वाटर एंड मरीन। मरीन इकोसिस्टम में क्या आता है? मरीन इकोसिस्टम में आता है हमारा सी, ओशन, ये आता है। अब आर्टिफिशियल की बात करें। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन मेड है, जो इंसानों ने खुद बनाया, जो ह्यूमंस ने बनाया, तो वो कौन से होते हैं? एक होता है एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, एक्वेरियम, जू, ये सब क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, एग्रीकल्चर, जू, एक्वेरियम, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। हमने इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए, कितने होते हैं? नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। अब हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक एंड अनदर वन इज एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लाइफ। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या बनाती हैं? एबायोटिक। जैसे कि एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, ये क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स है। और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में आते हैं? बायोटिक में आते हैं। और जितने भी नॉन लिविंग्स हैं वो किस में आते हैं? एबायोटिक में, जिसकी हमें ज़रूरत होती है फॉर सर्वाइवल। अब हम बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होता है? तो बेटे जैसे आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है? ग्रास है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, ग्रीन ग्रास जो होती है वो अपना खाना खुद बना रही है, इसलिए वो क्या है? प्रोड्यूसर है। वहीं हम बात करें तो ये ग्रास पे कौन फीड कर रहा है? ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? ग्रास हॉपर कर रहा है। ठीक है, ये क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं? हर्बीवोर्स आते हैं। कौन आते हैं? हर्बीवोर्स। ओके, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कौन होते हैं? जो प्राइमरी, जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, तो
ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम कर रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है? स्नेक। और स्नेक किस में? टर्शरी कंज्यूमर में। और हॉक क्या है? फाइनल कंज्यूमर है। अब क्या होता है जब एनर्जी वापस डिकम्पोज हो जाती है, कैसे होता है कि ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं ये जब डेड हो जाते हैं, ठीक है, जब डेड हो जाते हैं तो जो फंगाई होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो इन पे फीड करते हैं। हमें पता है जो फंगाई हैं वो क्या है? सेप्रोफाइट्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। वो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो फिर ये इसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स जो है जो डेड हो जाती हैं, जो डिके हो जाती हैं, ये इनको डिकम्पोज करते हैं, मतलब इनको और सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, food chain, it is a linear network. Linear मतलब single. It is a linear network of living organism in a community through which energy is transferred in the form of food. It describes relationship of organism about who eats whom. ये क्या बताता है? किसको कौन खाता है, किसको कौन कंज्यूम करता है, फूड चेन वो रिलेशन बताता है, ठीक है। ये लीनियर चेन होती है। और एक और बात क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फूड वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, ठीक है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी में जाएगी, प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी से। ऐसा नहीं होगा कि टर्शरी से सेकेंडरी में आई, सेकेंडरी से प्राइमरी और प्राइमरी से प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं होता। ये यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। जो एनर्जी फ्लो करी वो कैसी होती है? यूनी डायरेक्शनल होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फूड वेब। अब ये जो फूड चेन का इंटरकनेक्शन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। जैसे कि आपको फ्रॉग दिख रहा है, हमने फूड चेन में देखा था कि फ्रॉग फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है? स्नेक कंज्यूम करता है, ठीक है। अब फूड वेब में क्या होगा कि फूड वेब में बहुत सारे जो फूड चेन है वो इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, इंटरकनेक्टेड रहेंगे। अब ये फ्रॉग क्या है? फ्रॉग को स्नेक भी कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग को आउल भी कंज्यूम कर रहा है। तो ये काफ़ी सारे फूड चेन में प्रेजेंट है फ्रॉग, है ना। तो फूड वेब क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। काफ़ी सारे फूड चेन का जो इंटरकनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन विच को रिलेटेड वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होता है? दे इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? फूड वेब होता है। ज़रूरी नहीं कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही खाएगा, फ्रॉग को आउल भी खा सकता है, ठीक है। तो ये फ्रॉग क्या है? ये इंटरकनेक्शन बना रहा है, दूसरे फूड चेन में क्या को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये, ठीक है। इसको काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? फूड वेब बोलेंगे। ओके, ऐसे ये नहीं है कि स्नेक जाके बोलेगा कि क्या फ्रॉक्स को कोई नहीं खाएगा, मेंढक को कोई नहीं खाएगा, वो मेरा खाना है, ऐसा नहीं है। जिसको जो मिलेगा वो खाएगा। और ऐसे करके क्या होता है? फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और वो क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं, क्या है वो? लाइट एनर्जी लेते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं किस में? फूड एनर्जी में, ठीक है। उसको ट्रांसफ़र करते हैं वो किस में? फूड एनर्जी में। द प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स आर प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दे फिक्स सोलर एनर्जी मेकिंग इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स। अब ये क्या करते हैं? जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, उसको यूज़ करते हैं और उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ताकि सारे कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर सकें, उनको एनर्जी मिल सके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो वो है एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा कैसे होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। जो प्लांट्स है, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर तक जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्वार्टनरी से टर्शरी में आया, टर्शरी से सेकेंडरी में आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये कैसा होता है? ये यूनिट डायरेक्शनल होता है और अपवर्ड ही मूव करता है प्रोड्यूसर से क्वार्टनरी कंज्यूमर्स तक। अब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो ये
ऑटोट्रॉप्स को, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये कौन होते हैं? ये हर्बीवोर्स होते हैं। क्या ये हर्बीवोर्स हैं? अब हर्बीवोर्स के बाद में आते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? फ्लैश ईटर्स होते हैं वो। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को, जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं? स्मॉल कार्निवोर्स, ठीक है। क्या होते हैं? स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं। ओके, ये स्मॉल कार्निवोर्स हैं क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को वो कर रहे हैं। फिर जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो थोड़े और बड़े कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। वो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को पे फीड करते हैं, उनको खाते हैं, उनसे अपनी एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होंगे जहाँ पे लार्ज कार्निवोर्स आएंगे। कैसे आएंगे? लार्ज कार्निवोर्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि टाइगर, लायन, ये सब आते हैं। अब क्या होता है? जो एनर्जी का फ्लो होता है इसमें होता है 10% लॉ। 10% लॉ जो लिंडमैन ने दिया था, इसमें क्या बताते हैं कि जब एनर्जी ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो हमें पता है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं हर लेवल पे एनर्जी जो है वो 90% लॉस्ट होगी और सिर्फ 10% ही ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। 10% ही आगे बढ़ेगी। 90% एनर्जी लॉस होगी और सिर्फ उसका 10% ही आगे बढ़ेगा। ओके, तो जैसे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने 100% क्या एनर्जी, जो सोलर एनर्जी उसको फिक्स कर दिया, तो जो 100% का 90% है ना, वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा और सिर्फ 10% ही प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, ठीक है। सिर्फ 10% ही प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर से। अब इस 10% से भी सिर्फ 10% सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाएगा और फिर इसका 10% होते होते क्वार्टरनरी कंज्यूमर तक और कम एनर्जी पहुंचेगी। कैसी पहुंचेगी? और कम एनर्जी पहुंचेगी। तो ये क्या होता है? 10% लॉ होता है जिसमें 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे फॉरवर्ड होती है, ठीक है, दूसरे कंज्यूमर्स तक जाती है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है बेटा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? फार्मर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स जब ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं? वो दवाई डालते हैं, मेडिसिन डालते हैं, ताकि जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, कीड़े मार दवाई हैं, वो सब डालते हैं वो, ताकि वो मर जाएं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए। अब क्या होता है? ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं लाइक DDT, ये क्या होता है? या तो वो सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, या तो वो सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, या तो पानी से वो बह जाते हैं और बह के कहाँ जाते हैं? सी में, ओशन में चले जाते हैं, मरीन में चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? सॉइल में अब्जॉर्ब हो गया। अब सॉइल से ये DDT कहाँ जाएगा? प्लांट्स अब्जॉर्ब करेंगी, प्लांट्स के बाद एनिमल्स अब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। तो ये क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कि पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिकेंट्स का एक्यूमुलेशन होना लिविंग बींग्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब प्लांट्स में जब वो DDT है, अगर वो सॉइल से आ गया तो प्लांट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, या तो प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और हम वो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होगा? ऐसे एक्यूमुलेशन होना किसका? टॉक्सिकेंट्स का। The concentration of non-biodegradable toxicants in an organism at each trophic level, it is called bioconcentration or biological magnification or biomagnification. ओके, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह फार्मर्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है? या तो वो वाटर बॉडीज़ में चले जाता है, वाटर बॉडीज़ में से फिश से बड़ी फिश, स्मॉल फिश, और फिश को फिर कौन कंज्यूम करता है? ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, है ना। तो ह्यूमंस में वो आ जाता है, कौन सा आ जाता है? टॉक्सिकेंट्स आ जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो कि, और वो क्या होता है? वो जो टॉक्सिकेंट्स हैं, जो DDTs हैं, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन बेटा कैसे बना होता है? ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है। इसको जो UV रेडिएशन होती है वो स्प्लिट करती है एक एक एटम में, O and O, ऑक्सीजन के 1 एटम में ये क्या करती है? इसको
तोड़ती है, स्प्लिट करती है। अब ये जो O है ये जाके किससे बाइंड करेगा, O2 से बाइंड करेगा और क्या फॉर्म होगा, ओजोन फॉर्म होगा। ठीक है, अब ओजोन क्या है, वो कहाँ मिलती है हमें, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है और अर्थ के 20 से 30 किलोमीटर्स अबव मिलती है। ओके, अब ये ओजोन का काम क्या होता है, जो भी यूवी रेडिएशन है हार्मफुल होती हैं, वो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से ये हमें प्रोटेक्ट करती है, एक लेयर बनाती है जिससे ये डायरेक्ट जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ की सरफेस पे ना पड़े। ओके, अगर ओजोन नहीं होगा तो बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि स्किन कैंसर। ठीक है, स्किन कैंसर होने का मेन रीज़न क्या होता है, यूवी रेडिएशन के कारण स्किन कैंसर होते हैं। और इस यूवी रेडिएशन से हमें कौन बचाता है, हमें बचाता है ओजोन। क्या बचाता है, ओजोन। ओजोन कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है 20 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ। ओके, अब ये ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है, जो ओजोन लेयर है वो कैसे कम हो रही है, तो बेटा जो CFCs होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, वो कहाँ यूज़ होते हैं, वो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, और कूलेंट इन फायर एक्सटिंग्विशन और रेफ्रिजरेंट्स में ये यूज़ होते हैं और ये अब जो स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं और ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे जो हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है और ओजोन होल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो क्या किया है, इसको रोकने के लिए क्या किया है, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या किया है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक पेटिशन साइन करी है कि हम CFCs का यूज़ लिमिट में करेंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे। ओके, तो ये एक मेजर स्टेप है जो ओजोन डिप्लीट होने से के लिए उठाया गया है कि ओजोन डिप्लीट ना हो पाए, इसलिए ये एक मेजर स्टेप है जो उठाया गया है। This was mainly due to increasing use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbons. These are used in refrigerator as coolant and in fire extinguisher. The United Nations Environment Program UNEP succeeded in forming an agreement to freeze मतलब बंद कर देना CFC production at 1986 levels. ठीक है, 1986 में इन लोग ने प्रोग्राम बनाया, किसने, UNEP ने, कि जो CFCs का यूज़ है उसको हम बंद कर देंगे, उसको बनने ही नहीं देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं गार्बेज की। गार्बेज क्या होता है, देखते हैं हमारे तो घर के सामने कचरे वाली गाड़ी आती है ना, तो क्या होता है उसमें काफ़ी सारे कचड़े काफ़ी सारे टाइप के वेस्ट होते हैं। ठीक है, जो यूज़ हो सकते हैं, जो रिसाइकल हो सकते हैं और जो नेचुरली इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो सकते हैं डिकम्पोजर्स की हेल्प से, फंगाई और जो बैक्टीरिया से उनकी हेल्प से वो नेचुरली नेचर में क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिग्रेड नहीं हो सकते, तो हम देखते हैं उनके बारे में। द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। दीज वेस्ट सब्सटेंसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब इनको कैसे डिवाइड किया है वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वो होता है जो भी किचन वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, जो भी वेस्ट नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, डिग्रेड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो नेचुरली डिग्रेड ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी कौन से वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, बैटरीज और ग्लास, ये सब किस में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। ये जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल, फंगाई, बैक्टीरिया इनको क्या करती है, डिकम्पोज कर देती हैं। ओके, तो ये दो टाइप के वेस्ट होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड्स क्या होते हैं वेस्ट के लिए। Methods of waste disposal. There are various methods of waste disposal are as given below. Okay, recycling, उसको recycle करके reuse करना, composting किसको, non biodegradable को। composting में method क्या होता है, composting method क्या होता है, जितना भी biodegradable waste है, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट और जो प्लांट्स वेस्ट है, किचन वेस्ट है, उसको क्या करते हैं, एक एरिया में भर देते हैं, ठीक है, लैंड में, और फिर उसके ऊपर सॉइल की लेयर रख देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और वो कंपोस्ट हो जाता है, जो बैक्टीरिया, फंगाई है और जो सॉइल में
प्रेजेंट होते लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, इसको कंपोस्ट कर देते, ब्रेक डाउन कर देते छोटे फॉर्म में, और फिर ये जो कंपोस्टिंग है इससे क्या बन जाता है, हमारा कंपोजर बन जाता है या मैन्योर्स बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं, फिर उनको फार्मर्स यूज़ करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या है, सारा वेस्ट है इसमें, खाने का जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो सब कंपोस्टिंग में जाता है। ओके, इसको कौन कंपोस्ट करता है, कौन डिकम्पोज करता है, फंगाई एंड बैक्टीरियाज काफ़ी सारे। फिर हम बात करते हैं इंसिनरेशन की, ये पी गलत लिखा है यहाँ पे, इंसिनरेशन की। जो भी वेस्ट है उसको क्या करते हैं, एक बड़े से चैम्बर में हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं और उससे क्या होता है कि जो बड़े वेस्ट था, जो एक बड़ा अमाउंट था, वो छोटे अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, एशेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। इंसिनरेशन में क्या होता है कि उसको हम हीट करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं और उसमें जितना भी वेस्ट है उसको हीट करते हैं ताकि वो और छोटे छोटे में टूट जाए। फिर बात आती है लैंडफिल्स की। लैंडफिल्स में क्या होता है बेटा कि एक बड़ा सा एरिया होता है, लो लाइंग एरिया होता है, उसमें हम सारा कचरा डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर डालते हैं, फिर उसमें कचरा डालते हैं, फिर वेस्ट डालते हैं और फिर उसमें सॉइल की लेयर भर देते हैं। तो ये क्या होता है, लैंडफिल्स होता है। कंपोस्टिंग और लैंडफिल्स अलग अलग है। कंपोस्टिंग में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही जाते हैं, लैंडफिल्स में सारे टाइप के वेस्ट जाते हैं। ओके, और उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। कंपोस्टिंग को थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो मैन्योर्स बन जाए। ओके, ये सारी बात हो गई। हमने देख लिया मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल की। अब बेटा एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है कि अगर वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, वेस्ट का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। ये जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, कलेक्ट हो जाते हैं और वो क्या क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, है ना। और जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है, ये तो बात होगी नॉन बायोडिग्रेडेबल की। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है वो भले ही डिकम्पोज हो सकते हैं, नेचुरली डिग्रेड हो सकते हैं, बट क्या होगा अगर बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। अब जो डिकम्पोजिंग की प्रॉपर्टी है वो तो बहुत टाइम लेती है, वो तो बहुत स्लो प्रोसेस है ना। जो डिकम्पोजिंग की प्रोसेस है वो क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हमारा एक प्रॉपर एरिया पे या उस पर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो ब्रीडिंग हब बन जाएगा। किसका ब्रीडिंग हब बन जाएगा, वो इंसेक्ट्स का, जर्म्स का, वो ब्रीडिंग हब बन जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये बात हुई वेस्ट की। हमने इस वीडियो में देखा आर एनवायरनमेंट का क्विक रिवीजन करा, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12th तक के सारे वीडियोस फ्री, सारे सब्जेक्ट के। थैंक यू।